हम बड़ी खबरों पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर भी आपको लेकर के चलेंगे, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 40 विधानसभा सीटों पर यूपी में आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है, वहां का भी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी का ताजा अपडेट और आज की एक और बड़ी खबर। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के कमरे से आईसिस के झंडे और बम बनाने का सामान मिला है। 13 घंटे के ऑपरेशन के बाद कमांडोज जब सैफुल्लाह के कमरे में दाखिल हुए तो वहां हथियारों का जखीरा मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारूद से भरी बोतल, 6 मोबाइल फोन और बम बनाने का सामान मिला है। इसके अलावा भारतीय रेल का नक्शा, रूम अग्रीमेंट और आधार कार्ड की कॉपी मिली है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक हिंदुस्तानी अखबार है, आधार कार्ड की कॉपी है, भारत का नक्शा है, बम बनाने का सामान है, बारूद से भरी बोतल है और 6 मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। इस जगह पे यूपी एटीएस ने एक ऑपरेशन किया था। हमको एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे आईएसआईएस रिलेटेड एक ग्रुप बन रहा है और उससे संबंधित एक सस्पेक्ट हो सकता है। इस सूचना पे हमने यहाँ पे घेराबंदी की और सस्पेक्ट को सरेंडर करने के लिए बताया, लेकिन उसने हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन हमने इस जगह की घेराबंदी की और कई घंटे हमने हर संभव प्रयास किया कि इसको जीवित हम गिरफ्तार कर पाएं। इसके परिवार से बात कराई, फोन मिला करके इसको लगातार हमने काउंसिल किया, नेगोशिएट किया इसके साथ में। जब नहीं बात बनी तो फिर हमने चिली बॉम्ब और टीयर गैस जैसे केमिकल्स यूज किए इसको स्मोक आउट करने के लिए। लेकिन ये सारी टैक्टिक्स हमारी सफल नहीं हुई और ये अंदर से लगातार फायर करता रहा। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर कमांडोज ने स्टॉर्मिंग ऑपरेशन किया अंदर और जब हम लोग ने रूम एंट्री की तो इसने हमारे ऊपर फायर किया। हम लोग ने भी प्रत्युत्तर में इसको फायर किया और लगभग 4 या 5 गोलियां इसको लगी और सैफुल्लाह नाम का व्यक्ति वहां पे मारा गया। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अध बना और रॉ मटेरियल मिला है। ये बड़ी खबर है। भारत में आईएस का ये पहला हमला है और नीचे आप देख पा रहे हैं कि 11 घंटे चले ऑपरेशन की पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं और मेरी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि 11 घंटा जो ऑपरेशन चला उसका एक एक अपडेट, इनसाइड स्टोरी। और स्क्रीन पर ही मेरे ठीक ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सैफुल्लाह जिस कमरे में छिपा हुआ था, जहां पर यह पूरा एनकाउंटर चला है, वहां से क्या क्या बरामद हुआ है। 3 मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं, उन्हें री इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा मैं। प्रमोद जोशी जी, अनुज गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं प्रमोद जी से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रमोद जी, ये जो मॉड्यूल नाम का शब्द होता था ना 2008 से लेकर के अभी तक जो मैंने सुना था वो सिमी को लेकर के सुना था, हरकतुल जिहाद इस्लामी को लेकर के सुना था, यानी हुजी को लेकर के सुना था, आईसिस मॉड्यूल। ये 2 शब्द जो हैं ये हिंदुस्तान के लिए कितने अलार्मिंग हैं? ये एक दृष्टि से देखें तो पहली बार भारत में कम से कम, क्योंकि इसके पहले जो हुआ है वो पिछले साल बांग्लादेश में आपने जरूर देखा था कि कुछ घटनाएं हुई थी, खासतौर से एक जो रेस्टोरेंट पर हमला हुआ था तो उसमें आईसिस को जोड़ा गया था। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने उसकी हमेशा खंडन ही किया कि नहीं, आईसिस नहीं है, वहां जो लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसको नाम दिया गया, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि वो उसका संपर्क इससे है। लेकिन ये भारत में हमने मॉड्यूल्स, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस प्रकार का कि कुछ पिस्तौलें हो, कोई व्यक्ति हो जो इसका आमतौर पर भारत में आईसिस का इस्तेमाल भर्ती करने के लिए, ताकि वो पश्चिम एशिया के जहां लड़ाई चल रही है वहां लोगों को ले जा रहे थे। अनुज जी, चूंकि हमने अभी तक कल से लेकर के अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में जो जाना वो ये कि पहली बात तो यूपी का अवध का क्षेत्र और इसके अलावा रोहिलखंड का जो क्षेत्र है, चाहे वो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, इटावा हो गया, यहां से नेटवर्क अभी तक सामने आ रहा है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये नेटवर्क और भी ज्यादा फैला नहीं होगा और प्रदेश के बाहर भी निकल चुका होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं, जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। और मैं तो यहां तक देखिए, आज चुनाव चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये वोटिंग को प्रभावित करने की कोई कोशिश हो सकती है किसी भी पक्ष की ओर से। शायद उसकी बजाय मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने सूचना दी, उसके आधार पर यूपी एटीएस ने किया
ठीक है। यदि बीजेपी की सरकारों की तरफ का कोई खेल होता, मान लीजिए, तो यूपी एटीएस तो गैर बीजेपी सरकार के पास है, तो वो हथियारों का मिलना, माने कोई शक और संदेह जैसी चीज तो मुझे नजर नहीं आती कि और हो संभव है कि करना भी नहीं चाहिए, और ये कोई बड़ा मामला हमें नहीं हो सकता अपने है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह का शक संदेह करना भी नहीं चाहिए। और ठीक है, सियासी मायने या सियासी चश्मे से जब देखा जाता है तब तो खैर हमने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को भी देखा था कि किस तरह से सियासी मायने उसे दिए गए थे। अम्बिकानंद जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सियासी मायने या सियासी चश्मे से इस एनकाउंटर को कैसे देखा जाए, लेकिन आज जो पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है, चाहे वो काशी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, इन सभी इलाकों में जब मतदाता जा रहा होगा, क्या ये कहना सही होगा कि उनके जहन में ये एनकाउंटर भी चल रहा होगा? देखिए, लोकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस घटना जो कल शाम की है, वहां के लोकल अखबारों ने प्रमुखता से छापा ही होगा और इसका कुछ असर तो चुनाव पे पड़ना ही पड़ना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा। खासकर उन इलाकों में जहां 1000, 1200, 1500 से जीत हार तय होती है, तो फ्लोटिंग वोट्स इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन बृहद तौर पे 90% तक ये आखिरी घटनाओं का चुनाव पे असर नहीं पड़ता है, ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है। और मैं इस घटना को चुनाव से जोड़ के देखना ही नहीं चाहता हूं और देखना भी नहीं चाहिए। ठीक बात है। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जैसा अभी प्रमोद जी ने कहा, आपने कहा, गुप्ता जी ने भी कहा कि ये पहला इस किस्म का घटना हिंदुस्तान में है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और प्रश्न उठता है क्या हम सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने 2008 का वो साल देखा था जब दिल्ली दहली थी, जब बेंगलुरु दहला था, जब जयपुर को दहलाया गया था, और सॉफ्ट और टारगेट हिंदुस्तान ना बने, इस बात को इंश्योर करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक जाता हूं। इस बड़ी खबर पर उत्तर प्रदेश